अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मैं बंद कर दूँ, मेरे मैसेजेस भी आ रहे हैं साथ साथ जी। कि जो लोग कमेंट्स देते हैं ना, वो ये ना समझे कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं अक्सर पढ़ लेता हूँ। और एक किसी दोस्त ने कमेंट दिया कि जी आप इधर बैठे हैं, पीछे मटियाँ पड़ी हुई हैं किताबों के ऊपर। तो बड़ी मुझे शर्मिंदगी हुई। लेकिन ये कई दिनों से कई लोगों की क्लास हो रही थी कि क्यों नहीं डस्टिंग करते। सही, आपको पता है हमारी तरह के ही हैं सारे लोग। बहरहाल पे परसों अदनान साहब की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई, ठीक है। उसमें ये डस्टिंग हुई है पूरी। अभी भी ये सही तो नहीं हुई, शुक्र आपको पूरी नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये कि कोशिश हम कर रहे हैं। अब किताबें इतनी ज़्यादा हैं इस कमरे में कि किताबों को उठा के डस्टिंग करना वो बेचारे के लिए बड़ा अजाब वाला काम है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आई कि इसमें ताना ये था कि इसका मतलब आप किताबें पढ़ते नहीं नहीं, हैं। पढ़ चुका हूँ ना ये वाली तो। अपना ये कोई ये तो नहीं है कि मैं बार बार निकाल के पढ़ रहा हूँ, ये वाली तो नहीं है। चलें ठीक है, हाँ। मर्जी आपकी। वैसे मकसद ये था। नहीं नहीं, वो इसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई थी अच्छा, ना, उसकी उसकी बात बात हो हो। रही है। हाँ, क्योंकि वो थी। अच्छा और मैं ठीक है। कई दिन से कह रहा था, लेकिन मैं आराम से कह रहा था। हाँ ठीक। उस कमेंट के बाद मैंने रज के कहा फिर अच्छा, और आप थके भी क्यों हैं ये तो बताएं हमारे कल व्यूअर्स रात को। को सारे मेरे बचपन के क्लास फेलोज मेरे घर पे इकट्ठे थे, ठीक है। और हम 3 बजे तक बैठ के अपना रीलिव करते रहे हैं बचपने को, और सारी बच्चे बन गए थे उसमें। अच्छा। तो फिर सुबह टाइम पे उठा हूँ और फिर उठे। लेट सो के। चले, गुड। यू हैड अ लवली वीकेंड दैट आई मीन्स। हैड अ गुड संडे। अब आप सबका मूड खराब करेंगे, खुद अपना अच्छा टाइम गुजार अच्छा, के। अब जब मैं नहीं मैं सवाल खराब नहीं पूछूंगी तो करता, आप फिर वो मैं फिर अपनी जवाब ही नहीं देता। कौड़ी बातें कहेंगे। मैं फिर जवाब ही नहीं नहीं देता, नहीं आप खुद दे। ही जवाब भी दे दें। नहीं नहीं, आप दे दें, दे दें। चलें जी, हम पहले से शुरू करते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपस में बातें की हैं, वो फ़ोन के ऊपर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा है कि कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। अब तो आपको लगता है नून लीग इस पोजीशन में है कि वो एक्चुअली टफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत गिरानी है। टफ टाइम का मतलब ये है कि रेस्टलेस रखें, ताकि हुकूमत के जो क्लेम्स हैं कि जी हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो सेटल ना हो, ठीक है। और वो वन आफ्टर दी अदर करते रहें। ताकि अब 1 साल के बाद अगर इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में जब जाएं तो पीटीआई की गवर्नमेंट ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने इतना गन साफ किया और इतनी हमने कमाई कर ली और ये कर लिया। तो नून लीग उसको प्रीएम्प्ट कर रही है। ठीक है। तो ये टफ टाइम का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है फॉर द पोल्स, उसको टफ टाइम दिया जाए। ओके। हाँ, और वो तो दे ही सकते हैं। और वो बनता भी है। अच्छा, हाँ जी, बनता भी है। अपोजिशन का फिर ये हक भी बनता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामले की बात करने लगे हैं। ये कुलभूषण यादव वाला मामला है, इसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चला है। और नून लीग ने दोबारा ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर एक जासूस के लिए कानून साजी करके धब्बा लगाया गया है। हम्म। साथ ये भी उनका क्वेश्चन है कि अगर इंडिया के अंदर कोई पाकिस्तानी शहरी इस तरह पकड़ा जाता तो क्या उनके पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के कानून बनते, पास होते? एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं। जी। एक तो मेरा ज़ाती ख्याल है, और एक नून लीग का जो मौक़िफ़ है। जी। मैं ज़ाती तौर पे तो उन लोगों में से मैं हूँ जो बिलीव करते हैं कि जब कुलभूषण यादव को पहले दिन एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी, तो उस कमीने को उसी दिन सबसे ऊंचे दरख्त से टांग देना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत पाकिस्तानियों को शहीद किया। ठीक है। और ये एक उसकी टंगी हुई लाश जो है ना, पूरे दुश्मन के ऊपर लर्जा तारी करती। ये तो मेरा ज़ाती बिलीफ है। ठीक है। जहाँ तक रहेगी नून लीग की बात, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो दोनों बातें झूठ है और वो सही नहीं है। उसकी वजह कि ये सारा मामला इसलिए हुआ कि नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण के केस पे हामी भर ली थी। ओके। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक कंट्री कोई फाइल करती है केस, और अगर दूसरी कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक वो केस चल नहीं सकता। ठीक है। तो नवाज शरीफ ने चुप चुपीते उसको फाइनल कर लिया था, ठीक है। और वो वहाँ कुलभूषण का केस इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया, ये हो गया, जो भी उसके बाद की कहानी है आपको पता है। तो फिर हमारे लिए उसको मारना आसान भी नहीं रहा, बिल्कुल। और वो एक आ गया इंटरनेशनल कोर्ट जी। ऑफ जस्टिस वाली बात आ गई। जहां तक भारतीय अदालतों का ताल्लुक है, या भारत में किसी के पकड़े जाने का ताल्लुक है, तो इवन अजमल कसाब का केस ट्राई हुआ था अदालत में। जी। वो अलग बात है कि उसके डिफेंस का जो वकील था उसको कत्ल कर दिया गया था और उसको मार दिया गया था। वो एक अपनी गवर्नमेंट की और हिंदुस्तान की सोच है, वो अलग है, लेकिन अदालत तक गया था वो। ठीक। तो उनके कवानीन में
ये मौजूद है कि उसको अदालत लाया जाना है, लेकिन वो अदालत में उसको डिफेंड नहीं करने देते। वो एक गवर्नमेंट और अदालत के अंदर की एक आपस की एक अंडरस्टैंडिंग, और जिन्होंने उसके डिफेंस लॉयर को मारा था उनको अदालत ने दोबारा फांसी नहीं दी या ट्राई नहीं किया, तो ओहो उससे अपहरण था ये। जी तो ये मैं ख्याल है बातों को मरोड़ तरोड़ के अपनी सियासत के लिए आगे करना वो भी जायज़ नहीं है, ठीक वो है भी सही नहीं है। ठीक है और अभी मसलन एहसन इकबाल साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी जी कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी ना हो तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। बिल्कुल ये मुल्क जो है ना, इसकी शहरक जो है उनके हाथ में, और वो खुद इसकी शहरक है। जी मैं और आप इस मुल्क में सिर्फ 16 लाख लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स दे के। ओवरसीज 70 लाख लोग अपना जो है ना वो कंट्रीब्यूट करें अच्छा एज फैमिलीज। जी और अगर जितने बिलियन डॉलर वो दे रहे हैं, इतना आपका और मेरा खर्चा नहीं चल सकता इस मुल्क का। जी अब ये कहना कि जी उनको पहचान नहीं है कि किसको वोट देना है, वो शक्ल दे के देंगे, वो करिश्मेटिक पर्सनालिटी को देंगे, तो वो हर दुनिया में होता है। बिल क्लिंटन को आज भी लोग कहते हैं बड़ा स्मार्ट था, हाँ ओबामा को आज भी लोग कहते हैं बड़ा करिश्मेटिक था, रेगन को आज भी यही कहते हैं। वोट का एक बहुत बड़ा चंक जो होता है वो पर्सनल करिश्मा पे होता है, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। अब अगर इमरान खान की शक्ल जयसूर्या जैसी होती तो शायद इमरान खान को इतने वोट ना ना मिलते। उसकी मिलते जाती उसका एक असर होता है ना, बिल्कुल और ये फितरी बात है, जी नेचुरल बात है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज जितना पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते हैं और जितना हम उनको एयरपोर्ट से जलील करना शुरू कर देते हैं, जी और जितना हम उनके प्लॉट्स पे कब्जे करते हैं, घरों पे कब्जे जी करते हैं, उनकी रिकवरियां नहीं होती हैं, उनका शनाख्ती कार्ड तक नहीं सही तरह बनता, नाइकॉप नहीं बनता, उनको तंग करते हैं, वीजे उनको चाहिए होते हैं तो कोरियर ही उनको पकड़ के मार देती है, उसके चार्जेस वगैरह। उनका हक है कि वो यहाँ पे वोट दें और पढ़े लिखे लोगों को लेके आए जी जिनको वो समझते। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनकी कुछ सीटें जिस तरह रिजर्व सीटें होती हैं, जी सीट्स होनी चाहिए जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी अपने कैंडिडेट भेजें। अब देखें यूरोप में आई एम नॉट श्योर, बेल्जियम है मेरा ख्याल है। आपको मेरी बात पे हंसी आए ना तो हंस लेना, कोई कोई बात नहीं बात नहीं। कोई बात बेल्जियम में एनिमल राइट्स की एक सीट है, अच्छा और उसमें हर साल कोई ना कोई एनिमल इलेक्ट होता है जब भी इलेक्शन होता है। और पिछली 2 दफा से एक ही कुत्ता जो है वो वहां बैठता है पार्लियामेंट में। दैट इज सो क्यूट हाँ, वो बैठता है पार्लियामेंट में और वो एनिमल राइट्स को रिप्रेजेंट करता है, ताकि जो भी कानून साजी हो हाँ उसमें ये पता हो कि ये मेंबर बैठा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देना तो एक और बात है, मैं तो समझता हूँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए पार्लियामेंट में। चाहिए मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री व्हाई नॉट? करती हूँ व्हाई नॉट या तो हम उनसे पैसे ना लें, हाँ भीख ना मांगे, हाँ उनको हर बारी ये ना कहें कि और पैसे भेजो ताकि हम खर्च करें, हम जाया करें, या फिर हम उनको हक दें। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ और ये कुत्ते वाली बात वाज वेरी इंटरेस्टिंग जी और मैं इस चीज़ को बहुत हंसने वाली क्या बात है, बहुत अच्छी बात नहीं, है काफी लोग इस पे हंसेंगे कि कुत्ता बना रहे हो तो ये कर, नहीं, मैं एनिमल राइट्स की बात कर रहा हूँ हाँ कि जिसके राइट्स की बात हो रही है ना, वो स्टेक होल्डर तो बनाओ उसको। बताओ और उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी एग्जैक्टली चाहिए। जब आंखों के सामने कोई चीज़ होती है तो फिर आप उसका जी ज़्यादा ख्याल करते हैं। मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ। बजट बजट के हवाले से नून लीग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। उनने वाइट पेपर्स जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि 3 अरब के टैक्स लगाए गए हैं और ये एटीएम बजट है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के एटीएम्स को फ़ायदा होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा, जिसके साथ आई डू अग्री, कि बच्चों के दूध भी महंगा हो गया है, जो एडिबल आइटम्स है खुराक वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी ढेर सारी नौकरियां, रोज़गार, लेकिन ये पिछले 3 साल में 50 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। सो अब क्या कहते हैं आप इस बारे में? मेरा ख्याल है कि 50 लाख तो नहीं हुए, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। अच्छा नून लीग ने उनका लिया है कि जो नौकरियां करते थे ठीक है उनको बेरोजगार की, लेकिन जब आप इसमें ऐड करते हैं सपोर्ट स्टाफ, जैसे कोई आदमी पंचर लगाता है जी जी और या आदमी कोई टायर बनाता है या कोई टेलर है या कोई दर्जी है, तो अगर उनके पास 5 पहले असिस्टेंट्स होते तो अब 2 असिस्टेंट्स हैं और 3 को उन्होंने फारिग किया है। तो इसलिए 50 लाख से तो बहुत ज़्यादा हमारी जो है जॉब कट्स हुई हैं। ठीक वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जब मिलाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, मैं बजट से उस वक्त मैं कमेंट करूँ आपके सामने, उस दिन हमारी पूरी टीम से बहस हो रही जी थी कि अगर ये बजट फाइनल हो
और ये अगले साल जून में ही दोबारा जो बजट आएगा वही उसके ऊपर दोबारा से असर करेगा। अगर 10 दिन बाद बिजली की कीमतें बढ़नी है, अगर 2 महीने के बाद गैस की कीमत बढ़नी है, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़नी है, और चीज़ों के ऊपर मज़ीद जो है कीमतें एट रैंडम बढ़नी वो है। जो मिनी बजट्स आते रहते मिनी हैं, बजट भी नहीं, ये तो रैंडम बढ़नी है बढ़ते कीमतें। रहते हैं। हाँ जी। मिनी बजट तो एक फिर आप प्लान कर जी। लेते हैं ना, तो वो मैं किस प्लानिंग में लेके आऊँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम ऐसा करें कि मैं अपने घर में जो मेरे एक हेल्पर है और एक कुक है, उनमें से किसी एक को मैं सामने बिठा दूँ जी। और 5 हम जो मुआशियात के माहिरीन हैं, उनको सामने बिठाएँ और उसे कहें कि उसका बजट बना के दिखा दें हाँ, कि अपना बिल्कुल घर ठीक। कैसे चलाए 2 बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? और जब उनको पता चलेगा तो उनको ये पता चलेगा कि अभी उसकी तनख्वाह बेहतर है, बाकी लोगों से जो घरों पे काम करते हैं। बिल्कुल। अगर उसके बावजूद मैं भी ये समझता हूँ और आप भी ये समझेंगी कि यार उसका बजट नहीं बन सकता, तो ज़रा ये जो खड़पैंच हैं, ये बना के दिखा दें, फिर ये कहें कि बजट अच्छा है। बजट अच्छा, बिल्कुल क्योंकि ठीक जो है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जी। वो सांस नहीं ले सक रही, नहीं ले, बिल्कुल वो आई नहीं ले एग्री। सक रही। ठीक है ना? और उनके लिए एफर्ट नहीं हुआ बजट में, लेट मी पुट इट दिस वे। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी सीरियसली लैकिंग है कि जो नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं पूरी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 100 बिलियनर्स उठाती हैं दुनिया में, तो उनमें एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है आईटी सेक्टर के थ्रू बिलियनर हुए हैं। ठीक है। ठीक है? अगर आप 10,000 मिलियनर्स को उठाती हैं या 100,000 मिलियनर्स को उठाती हैं, तो उनमें 70% जो है ना वो आईटी से लिंक्ड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। और आप आईटी को प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं। है ना? आपके बजट में उसकी प्रमोशन के लिए कुछ नहीं, बल्कि उल्टा टैक्सेशन की सिफारिशात थी जी। कि जी इस पे इतना दे दो, डेटा पे इतना दे दो। डेटा तो गवर्नमेंट को फ्री देना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट क्या, हम $500 मिलियन का डेटा फ्री दे रहे हैं साल में, करो इसका जो करना है। इस मुल्क में कॉल सेंटर्स खुल जाएंगे, आपको पता है उससे कितने बिलियन डॉलर आ जाएगा। इस मुल्क से में एप्स बनना शुरू हो जाएंगी, आपकी एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगी, आपके प्राइवेट चैनल्स शुरू हो जाएंगे, कंटेंट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और पता नहीं, ये तो आईटी वाला बता सकता है कि और क्या क्या हो सकता है, मैं तो आईटी का नहीं हूँ। तो आप जो पूरी दुनिया जिन फील्ड्स को डेवलप कर रही है एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए या न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए, उनको डेवलप करने के लिए नहीं है। ठीक हो गया। इसलिए मैं इस बजट को वीक बजट कहता हूँ। ठीक है, आई एग्री। लेकिन ये नून लीग को या पीपल्स पार्टी को शोर नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्होंने इसे बेहतर नहीं दिया, ठीक है। मैं ये मानता हूँ। लेकिन हमें इमरान खान से उम्मीदें ज्यादा है, जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेहतर होना चाहिए था। ये वजह फर्क है। हाँ भाई, बात तो ठीक है। और लेकिन बात ये, जब भी बजट आए आप ग्रोसरी करने जाओ, पहले से महंगी आती है। मेरे जैसा इंसान वुड फील दिस वे। नहीं, हर इंसान को फील होता मतलब है, लेकिन आपको मैं एक फर्क बताता हूँ। अभी कितने शर्म की बात है, एग्रीकल्चरल कंट्री है हम, जी। लेकिन 90%, मैं 50% नहीं कह रहा, 60 नहीं कह रहा, 90% दालें इंपोर्ट होती हैं। क्यों? और कहाँ उगा रहे हैं आप? आपकी एग्रीकल्चर तो बढ़ गई हुई है। देखिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में यह तासुर है कि दाल गरीब आदमी का खाबा है, वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो इतनी महंगी है वैसे और भी। इसलिए महंगी है कि आपके टैक्सेस ही नहीं खत्म हो रहे उसकी इंपोर्ट पे, एग्जैक्टली, हाँ आपकी लेवीज नहीं खत्म हो रही है उसके ऊपर। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम एक दाल, चने की दाल सबसे कॉमन है, चले जी। चने की दाल को तो टैक्स फ्री कर दें। यार वो अब मैंने या आपने तो अपने बच्चों की शादियों पे तो नहीं चने की दाल जी, खिलवानी ना लोगों को, बिल्कुल। तो वो नॉर्मली कुछ सफेदपोश ही खाएगा ना, खाएगा, या हाँ। फिर घरों में हम इजाफी तौर पे बनाएंगे ना जी। कि ये 2 डिशेस हैं, एक चने की दाल बना। दाल हो जाए। तो चने की दाल और रोटी, आटा, यानी अगर इन पे आपका टैक्स कम हो, तो यार आपको मैं बताता हूँ लॉजिक। इमरान खान हमेशा वेस्ट की एग्जांपल देते हैं, लेकिन जो वेस्ट में भी इमरान खान ने नहीं देखा और नहीं सीखा ना, वो एक बड़ी कमाल की बात है। मैं आपको यूके की एग्जांपल देता हूँ। आप कितनी बारी गई हैं इंग्लैंड? चंद एक बार गई हूँ। गई है ना? अगली बार जब आप जाए ना, और फिर 5 साल के बाद जाइएगा, तो फिर आपको ये फर्क पता चलेगा। होटल में ना रहे, आप कोई अपार्टमेंट लेके रहना, ठीक है। जो मिलते हैं ना जी। वीक के लिए, जी, 10 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म।
क्योंकि फिर आप अपनी ग्रोसरी लेके आएंगी, हाँ जी आप दूध लेके आएंगी कि जी चाय खुद बनानी है, रूम बिल्कुल सर्विस नहीं है, ये वो। तो आपको ही पता चलेगा कि दूध, डबल रोटी, अंडे एंड ट्रैवलिंग, इसका रेट 10-10 साल नहीं बढ़ने देती गवर्नमेंट, वाह ताकि फिर बजट में आप जितना मर्जी खेलें, हाँ ठीक है ना। वो कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट हर एक की जरूरत है, क्योंकि उसने एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाना ही पहुंचना जाना है है। दूध, डबल रोटी और अंडे, ये गरीब आदमी की भी स्टेपल डाइट है, राइट है वरना वो स्टंटेड ग्रोथ होगी बच्चों की। कि उसके बच्चे को भी दूध मिले, मिले हाँ मेरे बच्चे को भी दूध मिले, और सबको इक्वल है वो। ये इन 3 चीजों को वो टैक्सिंग में नहीं लाते, ना कंसिडर करते हैं 4 चीजों को, और इनको अलग रखते हैं। ये भी वैसे सीखे कि अच्छा हम नाइस गरीब आदमी को किस तरह उसकी जिंदगी को आसान बेहतर कर जी सकते हैं। बिल्कुल आसान बनाते हैं दैट्स सो नाइस दैट्स अ और ये लवली पता उन्होंने कैसे सीखा था? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये वाइकिंग्स से ना, जी जी ये आके मारते थे ब्रिटेन को, ये उनके आइलैंड पे आ जाते थे और फिर लूट खसूट के चले जाते थे। ठीक है चर्चेस को भी लूटते थे, बंदों को भी मारते थे। ये छोटे छोटे कद, बेचारे कमजोर से लोग होते थे, और वाइकिंग्स हाँ लंबे जी चौड़े वो हाँ खूब उठते थे। तो जब क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट थी ना, तो उसने कंपलसरी किया स्टेट के लिए कि हम अपनी तमाम आबादी को कंपलसरी चीज और दूध और फ्रेश ब्रेड, ओके इसकी डाइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोगों की सेहतें बेहतर हों और वो अपना डिफेंस कर सकें। ओ और उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि दुनिया की कौमें बनती दूध, डबल रोटी और अंडे के सर पे है। बिल्कुल ठीक मतलब हेल्थ ग्रोथ है। हेल्थ ग्रोथ है आउटलुक ही चेंज हो जाती हाँ, है अगर हेल्थ ओवरऑल नेशन की आपके अच्छी आपको हो हर चीज़ मौसम अच्छा लगता है, मौसम अच्छा लगता है मतलब वरना आपकी तबीयत खराब हो तो वहीं आपको ठंड लगना शुरू हो नहीं जाती और है। अगर आप मतलब खा ही नहीं सक रहे प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं ले सकते हाँ, तो उसके बाद आपका माइंड नहीं सोचता। रह क्या जाता है जिंदगी के अंदर ठीक हो गया जी अच्छा हमारे हर नेशनल आदमी वहां पे भी फल नहीं खाता, हर आदमी वहां पे भी टर्की नहीं खाता हर वक्त। क्रिसमस में उसको टर्की बहुत कम कीमत में मिलती है। अच्छा क्रिसमस पे जो सेल होती है वो जेन्युइन सेल होती है, कहते हैं कोई रह ना जाए क्रिसमस पे अपने बच्चे के लिए हाँ तोहफा ले जाए बगैर। हमारे यहाँ ईद जो है उसके ऊपर हर चीज वो बढ़ जाती है हमारे लिए अजाब हो जाती है। जी गरीब आदमी अपनी बच्ची को चूड़ियां नहीं पहनवा सकता, बिल्कुल ठीक इतनी हमने महंगाई कर दी है। बिल्कुल ठीक ये मेरा इख्तलाफ है। सही मैं कहता हूं आप जो 1 कनाल के घर पे रहते हैं, 2 कनाल के घर पे रहते हैं, उनको दबा कर टैक्स लगाएं। जो अगर सिगरेट पीता है उसको 5000% टैक्स लगाएं। बिल्कुल ठीक जो कोई और नशा करता है उसके ऊपर करोड़ रुपया टैक्स लगाएं, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो गरीब है ना, बेसिक उसको रिलीफ दे। बेसिक कम्युनिटीज के ऊपर हाँ, एटलीस्ट रिलीफ होनी चाहिए अग्रीड अच्छा जी आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा है कि मेरा ख्याल था कि ये जो रेलवे का हादसा हुआ है उसके बाद उसके रेलवे वजीर इस्तीफा दे देंगे लेकिन उन्होंने नहीं दिया मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये पढ़ा आज ये चीफ जस्टिस का, और 1-2 पे मैंने राय दी तो उस पे मुझसे लड़ना शुरू हो गए। देखें, चीफ जस्टिस को ये नहीं कहना चाहिए, इनकी जजमेंट शुड स्पीक, ठीक है ही शुड नॉट स्पीक। और ये दुनिया का कोई भी अच्छा जज होगा, हिज और हर जजमेंट्स विल स्पीक। अब अगर एक ट्रेन हादसे की वजह से वजीर रेलवे को छुट्टी हो जानी चाहिए, तो मैं अभी चीफ जस्टिस की याद दहानी के लिए बता दूं कि 2 साल पहले एक आदमी था जो 19 साल जेल में रहा था, और उसको कोर्ट ने रिहाई दी तो पता चला 2 साल पहले वो मर चुका है। तो उस पे पूरी जुडिशरी को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए था, ठीक है ना। और मैं आपको 35 लाख केसेस बता सकता हूं जो पेंडिंग है इस वक्त, और ऐसे केसेस बता सकता हूं जो 20-20 साल से ज्यादा के अरसे में भी पेंडिंग है। तो मेरा ख्याल है कि जजेस को भी ये चाहिए कि वो रियलाइज करें कि जिस तरह उनके पास डिपार्टमेंटल और फंक्शनल और वर्किंग शॉर्ट यानी स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स नहीं है, हर डिपार्टमेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे मोटरवे हो, चाहे पीआईए हो, चाहे कोई और हो। आप अगर कोई ऐसी जजमेंट दें कि जनाब हम ये बाइंडिंग कर रहे हैं कि इससे इतनी इंसानी जानें गई हैं और अब एविडेंस आया है कि आइंदा इतनी जा सकती हैं, तो जो मर्जी हो गवर्नमेंट टैक्स लगाए, जो मर्जी करे, इतना पैच रेलवे लाइन का बदल दे ताकि आइंदा कोई इंसानी जान ना जाए, तो फिर हम चीफ जस्टिस को खड़े होकर सपोर्ट करेंगे।
और हम खड़े होकर लाइन लगवाएंगे। लेकिन आज अगर यानी एक पॉपुलर मुतालबा तो हो सकता है ये, जी और बड़ा इंटरेस्टिंग मुतालबा है ये कि वजीर रेलवे रिजाइन कर दें, लेकिन जब मैं केस भी लेके गया था अदालत में, ठीक है ना, और मेरी केस को हियरिंग नहीं हुई थी और मैंने कहा था एटीआर क्रैश होगा और फिर वो क्रैश हुआ और उसमें इतने लोग मर गए, तो उसको नहीं अदालत ने सुना। उसके बाद एक एयरबस क्रैश हो गया, तो क्या उसकी वजह से सारे जजेस को फारिग कर दें? ठीक और फिर जो एयरबस क्रैश हुआ था, ये जो कैप्टन था, इसको पीआईए की जो साइकेट्रिस्ट थी ओनाइजा उस वक्त, उन्होंने अनफिट फॉर फ्लाइंग दिया। ये एक अजीब सा कोई अपना वो लेटर ले आया और फिर एक सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट एटलाज थी कि इनको भी फ्लाई करने दें, फिर देखेंगे। वो केस तो डिसाइड पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, एक फ्लाइट क्रैश हो गई। ऐसी भी जजमेंट्स को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना और चाहिए। मुझे पता है कि आज मैं बड़ी टफ बात कर रहा हूँ, पता नहीं गुलजार साहब, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन आई थिंक हर डिपार्टमेंट को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि हर एक को हम हर वक्त रगेद रहे हो। कहे बगैर तो आप रहते नहीं है, जो आपको लग रहा होता है। बैकलैश उसके बाद आएगा। जान हमने अल्लाह को देनी है, ना इमरान को, ना नवाज को, ना जस्टिस गुलजार को, ठीक ना है। जनरल फैज को, ना जनरल बाजवा को। तो डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। यू आर रेडी फॉर द बैकलैश, तो बस ठीक है। डर बैकलैश क्या मेरा होता है कि एक असूल की बात, सही कर रहे हैं। और ये भी जरा देखें कि अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है नए जजेस की, वो किस बेस पे हुई है, जरा वो भी देख लें, क्योंकि उन्होंने आगे फैसले करने हैं ना फिर। ठीक है, ये भी ठीक है। चले, शुगर कोट भी नहीं करना पसंद करते आप तो, चले बस ठीक है, कह दिया आपने। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।